What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is part 2 और हम इस पार्ट में ऑर्गेनाइजिंग को कंप्लीट कर देंगे. दिस इज आवर 100 डेज कॉमर्स मास्टर क्लास और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2 दिन बिजनेस स्टडीज के नाम. तो आज ऑर्गेनाइजिंग खत्म करेंगे, कल स्टाफिंग खत्म करेंगे, फिर 2 दिन इको के सेलिब्रेट करेंगे और फिर बैक टू नॉर्मल रूटीन. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और ऑर्गेनाइजिंग को अब समाप्त करते हैं. लेट्स बिगिन. बच्चे, जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो है द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आ जाओ मैं आपको इसका भी चार्ट बनवा देता हूं. मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, अब मैं आपको फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करा देता हूं. क्या है हमारे पास? फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें हमारे पास 2 प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं. 2 प्रकार की कौन सी हो सकती हैं बेटा? सबसे पहली इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अपने पास जल्दी से इसका भी आप चार्ट बना लो. स्ट्रक्चर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर. अब हम ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. देखो बच्चों, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ना ये दोनों ही बेसिकली कम्युनिकेशन के बेसिस पे डिफाइंड है. अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर सब कुछ वेल डिफाइंड है. जॉब्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, क्लियर एंड डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, सब कुछ डेफिनेट, सब कुछ बहुत अच्छे से बताया जाएगा. हर इंसान को पता होगा कौन मेरा बॉस है, यानी कौन मेरा सुपीरियर है, कौन मेरे अंडर काम कर रहा है, कौन मेरा सबऑर्डिनेट है. सब कुछ बहुत क्लियरली डिफाइन होगा. इसको हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल होता है जैसे आप एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जाके बैठोगे, आप एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ोगे, काम करोगे, वहाँ पे जॉब करोगे, तो आपके वहाँ कुछ फ्रेंड्स भी बनेंगे, फ्रेंडशिप्स होंगी, है ना, अच्छे रिलेशंस बनेंगे. तो आप हो सकता है लंच पे बैठ के अपनी पर्सनल चीज़ें डिस्कस करो, अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपनी करियर से रिलेटेड. वहाँ पे कुछ फॉर्मल नहीं हो रहा, वहाँ पे सब आराम से ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, सब अपना सुख दुख बांट रहे हैं. ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मल में से ही निकल के आया, इसको बनाया नहीं जाता. दोस्ती कोई आप अपनी इच्छा से नहीं करते, जब आप स्कूल में जाते हो जाती है ना. तो इनफॉर्मल इसमें से ही निकल के आता है और इस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग अपनी पर्सनल रिलेशंस की डिस्कशंस करते हैं. इसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, तो देखो क्या है हमारे पास फॉर्मल और क्या है हमारे पास इनफॉर्मल. आ जाओ. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आप इसको एक अरेंजमेंट भी बोल सकते हो. क्लियरली स्पेल्स आउट, सब कुछ बहुत क्लियरली लिखा होता है, क्या जॉब परफॉर्म करनी है, कितनी अथॉरिटी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपीरियर सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप्स, डेजिग्नेशन हर इंडिविजुअल की, किसको क्या काम मिलेगा. इसको हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कंसिडर करते हैं. ठीक है, इसके बाद क्या है, क्या क्या फीचर्स होंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? देखो, सबसे पहले ये कैसे क्रिएट किया जाता है? ये क्रिएट किया जाता है बच्चों इंटेंशनली. ये आप बनाओगे, यानी अपने रूल्स रेगुलेशंस आप बनाओगे. पर्पस क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो जाए, इसीलिए बनाया जाता है. जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको बहुत क्लियरली सारी की सारी जॉब्स असाइन करी जाती हैं. फॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन. स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ए बी से बात करेगा, बी सी से, सी डी से. तो एक प्रॉपर स्केलर चेन में कम्युनिकेशन होगी, यानी कम्युनिकेशन भी वेल डिफाइंड होगी. उसके साथ साथ यहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स बहुत क्लियर होता है कि कौन बॉस है, कौन उसका सबऑर्डिनेट है, ये बहुत क्लियर होता है. उसके साथ साथ हर इंडिविजुअल को एक फिक्स्ड अथॉरिटी और फिक्स डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है. कहने का मतलब बड़ा सिंपल सरल सा है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आप अपनी इच्छा से वॉलंटरली डेलिबरेटली बनाओगे, सब कुछ वेल डिफाइंड रूल्स रेगुलेशंस क्लियरली, उसको हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं.
सर फॉर्मल के क्या क्या एडवांटेजेस होंगे? बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, कोई भी 3 से 4 आप याद रख सकते हो। वर्किंग बहुत सिस्टमैटिक होती है क्योंकि आपने सब कुछ सोच समझ के बनाया है, तो सिस्टमैटिक वे में होता है। गोल्स आपके अचीव होते हैं क्योंकि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है, जॉब्स वेल डिफाइंड है, ग्रुपिंग प्रॉपरली हुई हुई है, डुप्लीकेशन नहीं होता, रिसोर्स वेस्ट नहीं होता, तो आपके गोल्स अचीव हो जाते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा, ये मैंने आपको अभी बताया कि सब कुछ वेल डिफाइंड है, तो कोई भी काम रिपीट नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बना रहता है। क्यों कोऑर्डिनेशन बना रहता है? क्योंकि सबको पता होता है कि मेरा क्या रोल है, मेरा क्या जॉब है, मैं किस लिए हूँ, तो बहुत क्लियर होता है। चेन ऑफ कमांड बनी रहती है। चेन ऑफ कमांड यानी कि सुपीरियर पता होता है कौन किसका सुपीरियर है, स्केलर चेन फॉलो करते हैं, तो एक चेन में चलता है सारा का सारा काम। मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, सारा फोकस किस पे रहता है? काम पे रहता है। इसके अंदर फालतू इंटरपर्सनल कोई डिस्कशंस इसके अंदर नहीं होते, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? कई बार एक्शन में डिले हो जाता है बेटा, काम में समय लगता है क्योंकि सब कुछ स्केलर चेन से होगा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनी हुई होगी, तो सब कुछ एक चेन में चलेगा। दूसरा, सोशल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। अब सोशल नीड्स क्या होती है कि मेरा बर्थडे है तो कोई मुझे हैप्पी बर्थडे बोल दे, मैं बीमार हूँ तो कोई मेरे से मेरा हालचाल पूछ ले, ये सब सामाजिक नीड्स होती हैं बच्चों, सोशल नीड्स होती हैं। तो जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, या जो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें सोशल का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ काम की बात होगी, तो ये सोशल नीड्स को इग्नोर करता है। उसके बाद एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, ये तो आ गया, फोकस सिर्फ किस पे रहता है? काम पे रहता है, ठीक है जी। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो है बच्चों जहां पे देखो, फॉर्मल में तो सब कुछ असाइन किया जाता है। अब जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जब वो फॉर्मल में काम कर रहे हैं, तो काम करते करते इंडिविजुअल इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्रेंडली ग्रुप्स बनते हैं, है ना। ये जो सोशल और फ्रेंडली ग्रुप्स बन रहे हैं, इसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोल देते हैं। अब इनफॉर्मल ऑटोमेटिकली बनता है, इसका मेन पर्पस वही सोशल नीड्स पूरी करना, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है। अब तुम लोग सपोज पूरे दिन के थके हुए हो, शाम को दोस्त का फोन आया, आ यार घूमने चलते हैं, सारा थकान उतर जाएगी, फटाफट जाओगे, घूम फिर के स्नैक्स खाओगे, मौज लोगे, वापस आओगे, सब थकान गायब। क्या है ये? इनफॉर्मल पोजीशन है ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है सारी की सारी, ठीक हो गया। चलो, क्या क्या होता है इनफॉर्मल में? ये ऑटोमेटिकली बनता है, कोई मैनेजर इसको नहीं बनाता। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज बनाते हैं साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए। ये स्ट्रक्चर कोई फिक्स्ड पाथ ऑफ अथॉरिटी कम्युनिकेशन कुछ फॉलो नहीं करता, जो मन करता है। आप दोस्तों में देखते हो ना कैसे चलता है, फोन उठाते ही शुरू हो जाएंगे गाली देना, तो वो अल्टीमेटली कैसे चल रहा है? वो दोस्तों की बात है यार, फ्रेंडशिप है वो, है ना। तो ये इसमें कोई कम्युनिकेशन का फ्लो वगैरह कुछ नहीं होता, एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आप नहीं ढूंढ सकते, किसने किसको क्या बोला कुछ नहीं पता, सब बस चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है बच्चों फॉर्मल पे। फॉर्मली आप कहीं ना कहीं मिले तभी तो इनफॉर्मल रिलेशंस डेवलप हुए, तभी तो फ्रेंडशिप्स डेवलप हुई, सोशल इंटरेक्शंस डेवलप हुए, तो इसका बनना फॉर्मल पे डिपेंड करता है। इसके क्या एडवांटेजेस होंगे? जो उसके डिसएडवांटेजेस थे, सोशल नीड्स पूरी होती हैं, प्रॉपर फीडबैक मिलता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को प्रॉपर फीडबैक देता है, समझ गए या नहीं समझ गए। तीसरा लिखा है फास्ट कम्युनिकेशन, क्विक कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि कोई चेन तो है नहीं, ए को अगर ई से बात करनी है तो ऐसा तो है नहीं बी सी डी को बीच में डालना पड़ेगा, कोई किसी से कभी भी कहीं भी कुछ भी बात करता है, राइट। तो सोशल नीड्स फुलफिल होती है, फीडबैक मिलता है, कम्युनिकेशन फास्ट होती है। अब कई बार हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल को स्ट्रैटेजिकली यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल हमें एक जेन्युइन फीडबैक लेना है। अब जेन्युइन फीडबैक हो सकता है सबऑर्डिनेट वैसे फॉर्मल वे में मेल लिख के ना दे, लेकिन अगर हम कोई बंदा सारे सबऑर्डिनेट्स के बीच में डाल दे जो उनका दोस्त बन जाए, तो क्या वो एज अ फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को प्रॉपर फीडबैक देगा, प्रॉपर रिव्यू देगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है सब बताएगा। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में इनफॉर्मल को स्ट्रैटेजिकली यूज किया जाता है टू गेट ऑल द डिटेल्स, राइट। देखो क्या लिखा हुआ है, द नॉलेज ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स कैन बी यूज टू गैदर सपोर्ट, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, थ्रू ग्रेपवाइन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड क्विकली। ग्रेपवाइन किसको बोलते हैं? यही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को बोलते हैं, जब कुछ भी कहीं भी कोई भी बात करता है, तो यहाँ से अगर आपको कोई क्विक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है तो आप फटाफट पहुँचा सकते हो। इनफॉर्मल ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके गोल्स भी जल्दी से अचीव हो सकते हैं, ठीक है।
चलो जी, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? कई बार र्यूमर्स फैल जाते हैं बच्चों। र्यूमर्स का मतलब कोई गलत इंफॉर्मेशन फैल जाती है। नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, नेगेटिविटी बिल्ड हो जाती है। सिस्टमेटिक वर्किंग इसके अंदर कोई नहीं है। और ज़्यादा फोकस जो रहता है वो किस पे रहता है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे रहता है। अपनी अपनी बात करता है। यहाँ पे एम्प्लॉई पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कोई बातचीत करता ही नहीं है। तो ये किसके डिसएडवांटेजेस हैं? बेसिक है बहुत इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक हो गया बच्चों? फॉर्मल इनफॉर्मल का एक डिफरेंस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप एक बार आज रीड कर लेंगे और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलो। ठीक है जी। इसके बाद आ रहा है बच्चों अब हमारे पास एक टॉपिक, डेलीगेशन। चलो, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर अपने पास लिख के चलेंगे, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सर डेलीगेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है। एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, एक डेलीगेशन है, एक डिसेंट्रलाइजेशन। सर इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों, मैं एक मैनेजर हूँ फॉर एग्जांपल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अब मैं कितना ही स्किलफुल हूँ, मैं कितना ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं कितना ही अपने काम में बढ़िया बेटर बेस्ट हूँ, अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। मुझे कभी ना कभी काम बांटना पड़ेगा। जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था तो मैं सब कुछ खुद करता था। ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, टेस्ट बना रहा हूँ, कॉपी चेक कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, पेपर्स के बारे में सब चीज़ें सब खुद करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा तो मुझे ऐसा लगा यार मेरा बहुत सारा टाइम तो पेपर बनाने में, कॉपी चेकिंग करने में इधर चला जाता है, तो मैं ऑनलाइन तो पढ़ा ही नहीं सकता। अगर मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है तो मुझे ये टाइम निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, एक इंडिविजुअल अपना ही स्टूडेंट को मैंने बोला बेटा तू मेरी हेल्प करना, तेरा पार्ट टाइम जॉब हो जाएगा और मुझे टाइम मिल जाएगा। तो वो बच्चा मेरे साथ जुड़ गया। वो पेपर बना देता था, कॉपी चेक कर देता था, क्योंकि आंसर की मैं बना देता था, कॉपी चेक करनी थी देख के कर देता था, तो मेरी हेल्प करता था। तो जो टाइम मेरा वहाँ जाता था बच्चों, वो सारा समय अब मैं यूट्यूब वीडियो शूट कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ। तो मुझे बताओ, जैसे ही मैंने थोड़ा सा काम आगे बांटा, मैं सुपीरियर हो गया, वो मेरा सबऑर्डिनेट हो गया। जैसे ही मैंने थोड़ा सा काम अपने सबऑर्डिनेट को बांटा, मेरे पास समय ही समय हो गया। इसको बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो नो मैटर हाउ केपेबल अ मैनेजर इज, ही कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स ऑन हिज ओन। इसीलिए सम ऑफ द वर्क या सम ऑफ द पावर, सम ऑफ द अथॉरिटी इज टू बी ट्रांसफर टू सबऑर्डिनेट्स। इसको क्या बोला जाता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो जब भी ध्यान रखना, एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को, ये ध्यान रखना बच्चों, बस सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में होगा। जब भी एक सुपीरियर अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को पावर्स देता है, अथॉरिटी देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डिसेंट्रलाइजेशन किसमें होता है? जिसके अंदर एक सुपीरियर जो पावर्स है वो हर लेवल में बांट देता है, टॉप लेवल में भी, मिडिल लेवल में भी, लोअर लेवल में भी। फॉर एग्जांपल ये सुपीरियर यहाँ पे बैठा है, इसने बोला थोड़ी सी पावर हम रखेंगे, थोड़ी सी तुम रख लो, थोड़ी सी तुम रख लो, सब अपनी अपनी डिसीजन मेकिंग करो। यानी जब पावर्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। ये हमने फ्योल के प्रिंसिपल में ही पढ़ा था, याद करो, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या था? जब डिसीजन मेकिंग सिर्फ टॉप लेवल से होती थी। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या था? जब डिसीजन मेकिंग पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बट गई, उसको क्या बोलते थे? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। अब देखो, डेलीगेशन जो है ना बच्चों, ये कंपलसरी है, करना ही पड़ता है। अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ में देखना है तो आप डेलीगेशन करोगे ही करोगे। डिसेंट्रलाइजेशन ये ऑप्शनल है कि आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पावर देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, तो ये ऑप्शनल है। बट जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है तो ये भी करना ही पड़ता है। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर दो लोगों के बीच में पावर शेयरिंग हुई है तो डेलीगेशन, सब में ही बांट दी बड़ा भाई तो डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। देखो क्या लिखा है डेलीगेशन में? इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स आर असाइंड अ लॉट ऑफ वर्क एंड मैनेजर्स अलोन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क, तो ही डिवाइड्स द वर्क अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्किंग अंडर हिम। इसी को क्या बोलते हैं? डेलीगेशन।
डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू अ सबॉर्डिनेट। जब पावर सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को देता है, इसको डेलीगेशन बोलते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, 3 एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। जिम्मेदारी, पावर्स और अकाउंटेबिलिटी। देखो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिम्मेदारी। जैसे आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि सर हम आप पे भरोसा करते हैं, हम 100 डेज आपके साथ साथ बैठ के पढ़ेंगे, आप हमें पढ़ाओ। तुमने मुझे अथॉरिटी दी ना, तुमने मुझे पावर दी कि सर आप पढ़ाओ, बट क्या पावर के साथ साथ जिम्मेदारी भी आ गई मेरे ऊपर? मुझे टाइम पे सब चीज़ें पूरी करानी पड़ेगी। अगर मैं टाइम पे पूरी नहीं कराऊंगा तो फिर तुम्हारे नंबर कैसे आएंगे? तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अब उसके साथ साथ क्या मेरी जवाबदेही भी है? अगर मैं गलत पढ़ा दूँ या मैं वो चीज़ पढ़ा दूँ जो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है, तो फिर उस सिनेरियो में मेरी जवाबदेही है कि यार ये क्या पढ़ा दिया, है ना। तो 3 चीज़ें एक साथ चलती हैं। अथॉरिटी यानी पावर मिलेगी तो जिम्मेदारी भी आएगी, फ्योल के प्रिंसिपल में ही पढ़ा था, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में चलती है। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? जवाबदेही, बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। जवाब देना पड़ता है आपको कि आपने ऐसा क्यों करा, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? इट मीन्स द वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल, जो भी काम दिया गया है। इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म, अच्छी जॉब पोजीशन पे जो आपको परफॉर्म करनी है। प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन कब शुरू होता है? जब मैनेजर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देता है? सबॉर्डिनेट्स को देता है। इसका मतलब क्या है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तो नहीं लेकिन कुछ अपनी जिम्मेदारी डेलीगेट कर सकते हैं, है ना। अथॉरिटी तो पूरी ट्रांसफर हो सकती है, पावर तो पूरी ट्रांसफर हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत डेलीगेट हो सकती है, थोड़े बहुत लेवल तक। अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट हो ही नहीं सकती, जवाबदेही तो मेरी ही रहेगी भाई हमेशा। क्या फीचर्स हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द ड्यूटी। इट अराइजेज फ्रॉम सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। कहाँ से आती है? सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप से आती है। और सबॉर्डिनेट बाउंड होता है कि उसको ड्यूटी निभानी ही है, ठीक है। अच्छा जी, एक बात ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की तरफ चलेगी। देखो मैं तुम्हें ये बताता हूँ, जो अथॉरिटी है ये जाएगी डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे, क्योंकि एक सुपीरियर ही अथॉरिटी पास कर सकता है अपने सबॉर्डिनेट को, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जाएगी अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ चलती है। ये ऊपर की तरफ क्यों चलती है? क्योंकि एक सबॉर्डिनेट ही रिस्पॉन्सिबल होता है अपने सुपीरियर को। वो बोलता है भैया मैं आपको रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं आपकी बात मानूंगा, है ना। और जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही, ये भी जाएगी अपवर्ड, ये भी ऊपर की तरफ जाएगी। तो हमारे पास अथॉरिटी याद रखना, इट विल फ्लो डाउनवर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखना, इट विल फ्लो अपवर्ड। और अकाउंटेबिलिटी याद रखना, इट विल ऑल्सो फ्लो अपवर्ड। तो अथॉरिटी हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, इसको आपको ध्यान रखना है। सही है बच्चों, क्लियर है ये बात? डन सर, समझ में आया। देखो अथॉरिटी, अथॉरिटी का क्या मतलब है? पावर टू टेक डिसीजंस। तो अथॉरिटी में क्या होता है? अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम पोजीशन। पावर कहाँ से आती है? पोजीशन से आती है। अगर आप यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो आप डीएम बनोगे, है ना, एसएसपी बनोगे। अगर आईपीएस लोगे तो आईएएस लोगे तो डीएम बनोगे। पावर पोजीशन से आती है। इंसान वही है, एग्जाम से पहले शायद उसको इज्जत कम मिल रही है, जैसे वो एग्जाम क्लियर करेगा वैल्यू बहुत मिलेगी, बहुत पावर मिलेगी। तो पावर हमेशा पोजीशन से आती है बच्चों, है ना। तो क्या लिखा हुआ है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम पोजीशन। अथॉरिटी रेफर्स टू राइट टू टेक डिसीजंस ड्यू टू योर मैनेजरियल पोजीशन। अथॉरिटी सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। लॉ के द्वारा अथॉरिटी रेस्ट्रिक्टेड है, रूल्स और रेगुलेशंस के द्वारा। अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम स्केलर चेन। अथॉरिटी किससे चलती है? स्केलर चेन से चलती है कि कौन कितना पावरफुल है। टॉप लेवल वाला ज़्यादा पावरफुल है, मिडिल लेवल वाला उससे कम, लोअर लेवल वाला उससे कम। तो एक चेन में अथॉरिटी आपको पता चलती है। अथॉरिटी कहाँ फ्लो करती है बच्चों? डाउनवर्ड, सुपीरियर से सबॉर्डिनेट, ठीक है। अब अकाउंटेबिलिटी आ गया। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है? अकाउंटेबिलिटी मीन सबॉर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। तो जो सबॉर्डिनेट है, अगर उसको कोई टास्क दिया गया है और उसने पूरा नहीं करा तो वो आंसरेबल होगा अपने सुपीरियर को, इसको अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। अकाउंटेबिलिटी इज द आंसरेबल, अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू द बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट।
इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। जवाबदेही डेलीगेटेड नहीं हो सकती, तो ध्यान रखो अथॉरिटी यानी कि पावर्स डेलीगेट हो सकती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत कर सकते हो, नॉट फुल्ली। अकाउंटेबिलिटी कर ही नहीं सकते डेलीगेट, ठीक है। इट इज एनफोर्स्ड थ्रू रेगुलर फीडबैक और एक्सटेंट ऑफ वर्क अकम्प्लिश्ड। इट फ्लोज अपवर्ड, ये भी ऊपर की तरफ चलेगी, ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अथॉरिटी इज डेलीगेटेड। अथॉरिटी क्या करी जाती है बच्चों? डेलीगेट करी जाती है। अथॉरिटी इज डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एज्यूम्ड, जिम्मेदारी ली जाती है। एंड अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड, जवाबदेही थोप दी जाती है। तो देखो अगर किसी को कुछ जिम्मेदारी मिलती है, जैसे आपने मुझे जिम्मेदारी दी कि हमें पढ़ाओ, तो मेरी जवाबदेही भी मेरे ऊपर आ गई ना, थोप दी गई ना कि भैया पढ़ानी ही पड़ेगा, सही पढ़ाओ। तो अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एज्यूम्ड, अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन क्यों जरूरी है, इससे क्या होगा? बेटा कोई भी 4 से 5 पॉइंट्स आप याद रख सकते हो तो बहुत आसानी से कर लेना, आपका आसान हो जाएगा। डेलीगेशन से क्या होगा? व्हाट इज द नीड या व्हाई इज डेलीगेशन इंपॉर्टेंट? सबसे पहले नंबर 1, इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये मैंने आपको बताया ना कि एक मैनेजर कितना ही कैपेबल क्यों ना हो, सब कुछ अकेला नहीं कर सकता, तो उसको काम बांटना पड़ेगा। काम बांटेगा तो क्या मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। इन द डेलीगेशन प्रोसेस मैनेजर पास रूटीन वर्क टू द सबऑर्डिनेट, तो उसको फ्री हो जाएगा वो और चीज़ों पे फोकस करने के लिए, तो मैनेजमेंट अच्छा होगा। एम्प्लॉई डेवलपमेंट, क्या हमारे एम्प्लॉई का भी प्रॉपर डेवलपमेंट होता है? एम्प्लॉई का अच्छे से डेवलपमेंट होगा। जिस एम्प्लॉई को काम दिया गया है, अथॉरिटी डेलीगेट करी गई है, उसको लगेगा कि हाँ यार मेरी इज्जत है, मुझे कुछ काम मिला है, मुझे अच्छे से परफॉर्म करना है, तो एम्प्लॉई का भी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चों। तो डेलीगेशन हेल्प्स इन मेकिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर बाय गिविंग देम चांस टू यूज देयर स्किल्स। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जब मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी ट्रांसफर करेगा एम्प्लॉय के लिए, तो क्या उसके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा कि यार अगला मैनेजर तो मैं ही हूँ, मुझे ही क्यों चुना गया, ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे लोग हैं, इसका मतलब अगला मैनेजर तो मैं ही हूँ। When manager is sharing his responsibilities, it motivates the subordinate as they develop the feeling of belongingness. तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। जब आपके मैनेजर को समय मिलेगा और काम करने का, क्रिएटिव होने का, नई नई चीज़ें सोचने का, तो ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रो करेगा। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, आप बताओ क्या इसने मैनेजमेंट हायरार्की भी डेवलप कर दी? सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी डेवलप कर दिया, कौन बॉस है कौन उसका सबऑर्डिनेट है ये भी डेवलप कर दिया। तो जब हम डेलीगेट करते हैं तो एक हायरार्की डेवलप होती है, मैनेजरियल हायरार्की अच्छे से डेवलप हो जाती है। बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? जब सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क होता है बच्चों, सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को सिस्टमैटिकली काम डिवाइड करा, तो फिर उसको बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्या करना है, कब तक करना है, क्या फाइनल डेज की लिमिट है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बनाना आसान होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क गिव्स क्लियर पिक्चर ऑफ वर्क टू एवरीवन एंड देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, क्लैरिटी इज असाइंड। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। आखिरी आसान है, मैनेजर्स का वर्कलोड कम होगा, इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द मैनेजर्स, और वो फोकस कर सकते हैं अदर एक्टिविटीज़ पे भी। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। डन सर। नेक्स्ट क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये मैंने आपको बता दिया, इट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब पावर रहती है सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में। ठीक है, क्या फीचर्स होंगे डिसेंट्रलाइजेशन के? ये काफ़ी ज़्यादा है, सिर्फ अथॉरिटी नहीं दी आपने लोअर लेवल को, डिस्पर्जल किया है, यानी पावर्स आपने शेयर करी है। ये बिलीफ दिखाता है कि पीपल आर कॉम्पिटेंट, केपेबल एंड रिसोर्सफुल। डिसेंट्रलाइजेशन तभी होता है जब आपको पता होता है कि आपके नीचे जो लोग हैं मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे, वो कॉम्पिटेंट है, रिसोर्सफुल हैं, अच्छे हैं। आगे, इट इंडिकेट्स दैट एम्प्लॉइज एट मिडिल एंड लोअर लेवल कैन अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिडिल और लोअर लेवल के लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइजेस द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकर्स। डिसेंट्रलाइजेशन से हमें पता लगता है कि किस तरीके से
जब हम अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करते हैं हर लेवल पे, तो इनको कितनी ज़रूरत थी इस पावर की, जब काम क्विक होता है, अच्छे से होता है। टॉप मैनेजमेंट केयरफुली सेलेक्ट्स दोज डिसीजन विच विल बी पुश्ड डाउन। अब देखो 100% डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया जाता, आप कुछ डिसीजन अपने पास रखते हो एज अ टॉप लेवल और कुछ डिसीजन आप नीचे की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हो। ठीक हो गया बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट टॉपिक आएगा कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या रिलेशन है। तो डिसेंट्रलाइजेशन बड़ा भाई है, मैंने आपको बताया, एक्सटेंशन है डेलीगेशन का। डेलीगेशन में जो अथॉरिटी है वो 2 लोगों के बीच में होती है और डिसेंट्रलाइजेशन में कई लोगों तक बढ़ जाती है। ठीक है, चलो भाई, डिसेंट्रलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? काफ़ी मिलती जुलती इंपॉर्टेंस है, उसी से मिलती जुलती। सबसे पहले देखो, मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होगा, वही आप फ्यूचर मैनेजर्स डेवलप कर रहे हो। टॉप लेवल को रिलीफ रहेगा क्योंकि उनके पास समय होगा और काम करने के लिए। अच्छा कंट्रोल बना रहेगा, है ना। ग्रोथ होगी ऑर्गेनाइजेशन की। हर लेवल पे आपने डिसीजन मेकिंग दे दी, टॉप लेवल अपना करेगा, मिडिल लेवल अपना करेगा, लोअर लेवल अपना करेगा, तो क्या क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। लास्ट क्या होता है, इनिशिएटिव मिलता है सबऑर्डिनेट्स को, काम करने का मौका मिलता है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि वो मोटिवेटेड रहेंगे, उनको काम करने का मौका मिलेगा तो वो एनरिच्ड फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। तो ये सब वही लगभग वही पॉइंट्स हैं, बस दूसरे तरीके से लिखे गए हैं। ठीक है, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। और इसी के साथ भाई और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने पूरा करा ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में कौन कौन से टॉपिक्स थे? सबसे पहले मीनिंग, फीचर्स, प्रोसेस। उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा? हमने फिर 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े, स्ट्रक्चर, फंक्शनल डिविजनल, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, फिर फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फिर डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इतना इतना आपको तैयार करना है और ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा आपका समाप्त। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। कल मिलेंगे, स्टाफिंग को पूरा करेंगे और शानदार तरीके से बिजनेस स्टडीज आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।